हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एमसीक्यू सीरीज़ के इस लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम इस लेक्चर के माध्यम से चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आने वाले बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रोपोनेटेड बाय। ये जो थ्योरी है वो किस साइंटिस्ट द्वारा जो है दिया गया था। तो यदि हम साइंटिस्ट की बात कर लें तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है ओपनिंग, ये ओपनिंग साइंटिस्ट के द्वारा जो है दिया गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ओपनिंग्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था जिस थ्योरी के बारे में, फिर अगले क्वेश्चन में देखिए इसने क्लियर कर दिया है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है थ्योरी जो ओपनिंग को द्वारा जो दिया गया था वो किस फैक्टर पर बेसिस था। वो जो फैक्टर है वो है आर्टिफिशियल इंथेसिस। आर्टिफिशियल सिंथेसिस के आधार पर जो है ओपनिंग ने जो है अपने इस थ्योरी को दिया था। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है, लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस से हुआ है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय। यानी कि किसने कहा था कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है, लाइफ की जो ओरिजिन हुए हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस से हुए हैं। ये कहा था ओपरिन और हाल्डेन दोनों ने मिलकर कहा था। दैट्स वाई इट्स करेक्ट आंसर इज ओपरिन एंड हाल्डेन। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर जो प्रिमिटिव अर्थ था, जो प्राचीन अर्थ था, उस अर्थ के जो बेसिक कंपोनेंट्स थे एटमॉस्फेयर में वो क्या क्या थे। तो इसमें जो था अमोनिया था, मीथेन था और हाइड्रोजन, इसके साथ साथ वाटर भी था। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें। जो लाइफ का जो ओरिजिनेशन हुआ है वो किस एरा में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, जो लाइफ का जो ओरिजिनेशन हुआ है वो हुआ है प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो स्टेनली मिलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स इन 1953 ऑन प्रीबायोटिक अर्थ एनवायरनमेंट यूजिंग स्पेशल एपरेटस द प्राइमरी सरप्राइजिंग प्रोडक्ट्स वेयर। यानी कि स्टेनली मिलर जो एक साइंटिस्ट थे और उनके द्वारा जो है 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके माध्यम से देखा गया था कि लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है अर्ली स्टेज में किस सब्सटेंसेस से हुआ है। तो यदि हम बात कर लें उन सब्सटेंस की बात, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कुछ एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ था और उसी एमिनो एसिड की यहाँ पर बात की जा रही है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें तो जो अगला क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड वाज नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखिएगा कि मिलर के एक्सपेरिमेंट में जो भी एमिनो एसिड बने थे उन एमिनो एसिड का नाम आप जरूर याद रखिएगा। एक टर्म है आग, AG, आग। ए फॉर एलिनिन एंड ए फॉर एस्पार्टिक एसिड एंड जी फॉर ग्लाइसिन। ध्यान रखिएगा ये तीनों के तीनों जो एमिनो एसिड थे वो मिलर के एक्सपेरिमेंट में बने थे, बट जो ग्लूटामिक एसिड है ये जो एमिनो एसिड है ये मिलर के एक्सपेरिमेंट में नहीं बना था। तो ध्यान रखिएगा एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन ये तीनों के तीनों एमिनो एसिड जो है मिलर के एक्सपेरिमेंट में बने थे। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट मे हैव फर्स्ट इवॉल्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ मस्ट हैव बीन। तो पूछा जा रहा है कि जो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है जो कि फर्स्ट टाइम जो है इवॉल्व हुआ था लाइफ पर, अर्थ पे, तो उसके रिगार्डिंग यदि हम बात कर लें तो वो था प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो द करेक्ट आंसर इज, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ऑफ अर्थ, अर्थ इज अबाउट। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ जो है कितना वर्ष पुराना है। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी की हम बात कर लें तो जो अर्थ है वो हमारा 4000 वर्ष पुराना है। हालांकि ये अलग अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग इस अर्थ का जो एज है अलग अलग वर्ष जो है डिटरमाइन किया गया है, बट स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के अनुसार जो है ये 4000 ईयर्स है। किसी अदर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ये इसका एवरेज जो एज रखा गया है वो 4.5 मिलियन ईयर्स भी रखा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि डायनासोर जो है वो डिसअपियर्ड हो गया था अर्थ से। यानी कि डायनासोर जो है हमारे अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गया था लगभग कितना वर्ष पहले। तो यदि हम बात कर लें तो ये जो है
17 मिलियन ईयर्स एगो जो है डायनासोर जो है हमारे अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुका था। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। द कोल्स वेयर डिपोजिट द कोल डिपोजिट्स वेयर फॉर्म्ड बाय, जो कोयला का इस्तेमाल आज हम लोग करते हैं, माना जाता है कि कभी न कभी ये टेरिडोफाइट्स के रिमेनिंग मटेरियल्स ये रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मीन्स, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है इसका मतलब ये होता है कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेयर विथ वेरिएशन। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू टाइम, टाइम टू टाइम क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स में कुछ न कुछ जो है इम्प्रूवमेंट होते रहता है डेवलपमेंट के पर्पज़ से, ग्रोथ के पर्पज़ से, जो कि उसको प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में जीने के लिए एडेप्टिव बनाता है, तो यही कहलाता है इवोल्यूशन। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू, यदि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो उसमें ढेर सारे हमको वेरिएशन देखने को मिलते हैं, और इस वेरिएशन का जो मेन जो कारण है, जो रीजन है, वो है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज। सदा से जो है इवोल्यूशनरी चेंजेज होते रहे हैं, बहुत लंबे समय से होते रहे हैं, और ये आगे भी होते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि डार्विन्स फिंचेज प्रोवाइड एन एक्सेलेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, दिस एविडेंस कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ, ये किस फील्ड से आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बायोजियोग्राफी। आइए हम थोड़ा सा बायोजियोग्राफी की हम चर्चा कर देते हैं। आपको याद होगा डार्विन जो है अपने HMS बीगल नामक शिप के माध्यम से जो है, जब उन्होंने समुद्री यात्रा किया था, तो वो एक आइलैंड पर गए थे जिसका नाम था गैलापागोस। क्या नाम था, गैलापागोस आइलैंड। और जब उन्होंने इस आइलैंड पर गए थे तो फिर उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर एक बर्ड्स देखा था जिस बर्ड्स का नाम था फिंच बर्ड, और इसी को लोग हम लोग जो है डार्विन्स फिंच बर्ड के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने देखा था कि जो फिंच बर्ड होते हैं उसके बीक के शेप में जो है काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिला था, किसी का बीक काफ़ी शार्प था, किसी का बीक छोटा था, तो किसी का बीक नुकीला भी था, पॉइंटेड भी था। और इन्होंने बाद में इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये कहा कि ये वेरिएशन इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जितने भी बर्ड्स हैं सभी का जो नेचर ऑफ फूड है वो अलग अलग है, सभी कोई जो है सीड ईटिंग था, कोई इंसेक्ट ईटिंग था, है ना। तो इस पर्पज से जो है बायोजियोग्राफी जो है इसका आंसर सही आंसर आता है, दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज बायोजियोग्राफी। द ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यहाँ आर छूट गया है, अदर थ्रू कॉमन डिसेंट द बिकम्स फंक्शनल डिफरेंट आर कॉल्ड एज। मेनली ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये उसी ऑर्गन की बात कर रहा है जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन के पर्पज से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो होमोलोगस ऑर्गन होता है, वो होमोलोगस ऑर्गन जितने भी होते हैं वो स्ट्रक्चर और ओरिजिन के पर्पज से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट जो फंक्शंस होते हैं इसके डिफरेंट होते हैं। यदि हम इसकी एग्जाम्पल की बात कर लें तो 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन हो जाएगा, 4 लिम्स ऑफ टाइगर हो जाएगा। यदि हम ह्यूमन और टाइगर के 4 लिम्स की बात कर लें, दोनों के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सेम होते हैं। जो बोन्स हमारे 4 लिम्स में होते हैं वही बोन्स जो होता है टाइगर के भी 4 लिम्स में होता है, जैसे कि ह्यूमेरस, है ना, रेडियस, अल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स और फ्लेंजेज। ये सारे के सारे जो बोन्स होते हैं हमारे 4 लिम्स में भी होते हैं और बैट के 4 लिम्स में भी होते हैं, इसके अलावा टाइगर में भी होते हैं। दैट्स वाई दीज आर होमोलोगस ऑर्गन। एनालॉगस ठीक है उसका उल्टा होता है। एनालॉगस में क्या होता है, जितने सारे भी ऑर्गन्स होते हैं एनालॉगस ऑर्गन वो फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होते हैं। और एनालॉगस की एग्जांपल की हम बात कर लें तो ऑक्टोपस का आई हो जाता है और इसके अलावा मैमल्स के आई हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वीट पोटैटो, इसका स्वीट पोटैटो और पोटैटो एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, बट स्वीट पोटैटो जो है रूट का मॉडिफिकेशन है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम थ्योरी पे बेस्ड है। द ऑर्गन्स विच लुक डिफरेंट, जो कि देखने में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट हैविंग द सेम स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप इंक्लूड्स होमोलोगस ऑर्गन। यहाँ पर जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप दे रखा गया है और इसके रिगार्डिंग पूछा जा रहा है कि जो ग्रुप्स, इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि होमोलोगस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें से जो है फिन्स ऑफ सील, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड 4 लिम्स ऑफ मैन, ये तीनों के तीनों जो ऑर्गन्स हैं वो होमोलोगस ऑर्गन्स के ग्रुप हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टंडिल ऑफ कुकुरबिटा। बोगनविलिया के थॉर्न और कुकुरबिटा के टंडिल की यदि बात कर लें तो ये होमोलोगस ऑर्गन है,
क्यों है ये होमोलोगस ऑर्गन, जरा सा हम इसको देखते हैं। आपने यदि डायग्राम इसका देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो बोगनविलिया के जो स्टेम्स होते हैं उस स्टेम्स पे क्या होता है, छोटे छोटे जो इसमें जो होते हैं थॉर्न होते हैं, कांटे पाई जाती हैं, इस ढंग के स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं और यहाँ पर इसका लीफ हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम टेंड्रिल की बात कर लें तो टेंड्रिल जो होता है एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है जो कि स्टेम के नोड से निकलता है। आपको पता है ये जो थॉर्न है, ये थॉर्न प्लांट को प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन यदि हम टेंड्रिल की बात कर लें तो जो टेंड्रिल्स होते हैं वो प्लांट को एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, प्लांट को ऊपर क्लाइंब करने में हेल्प करता है। बट दोनों के स्ट्रक्चर की हम बात कर लें या फिर दोनों के ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तो दोनों के दोनों जो है स्टेम है, दोनों को दोनों क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। दैट्स वाई दे आर होमोलोगस ऑर्गन बट दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। एक जो होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है और एक जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर, जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होते हैं, बट यदि हम बात कर लें तो फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज शोन बाय, जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है वो किसके द्वारा दिखाया जाता है, वो फिश एंड व्हेल के द्वारा यहाँ पर दिखाया जाता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है इस बात को समझिएगा। जब एक ही स्ट्रक्चर वाले जो ऑर्गेन जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूप के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के माध्यम से अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह के इवोल्यूशन को हम लोग जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो पेरीपेटस होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है किसके किसके बीच, तो वो होता है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच जो होता है ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एटाविज्म इन मेंस मीन्स, मेन में ह्यूमन में जो एटाविज्म जो फेनोमेना होता है ये किसकी बात करता है, तो अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल करेक्टर्स, हमारे एंसेस्टर में जो करेक्टर्स होते थे वो यदि बीते समय में क्या होते हैं, फिर से अपीयर हो जाते हैं, है ना। यदि हम बात करें एंसेस्टर करेक्टर की, जो हमारे पूर्वज में कभी गुण थे वो आज भी यदि मान लेते हैं किसी अगले जनरेशन में प्रेजेंट है तो इस फेनोमेनन को हम लोग जो है एटाविज्म के नाम से जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 कहता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज, किसी भी ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि उस ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है आज से लाखों वर्ष पहले, है ना, या आज से हज़ारों वर्ष पहले उसका जो फॉर्म्स था वो क्या था, इसके स्टडी को हम लोग कहते हैं फाइलोजेनी। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फाइलोजेनी जो होता है वो डील्स करता है, किसको डील करता है, तो स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फॉसिल्स एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज, जब हम किसी भी इवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। और बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग फॉसिल का स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो पैलियोंटोलॉजी जो है एक तरह से बायोलॉजी का ब्रांच हो जाता है जिसके अंतर्गत हम फॉसिल्स की स्टडी को करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट इवोल्यूशनरी चेंज इनेबलिंग द लैंड वर्टिब्रेट्स, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जी की जगह लैंड होगा, डी होगा, ठीक है, लैंड वर्टिब्रेट्स टू बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम वाटर वाज द डेवलपमेंट ऑफ, ये किसके डेवलपमेंट को दिखाता है, तो इसमें जो है आपको ये जो है इसका आंसर हो जाएगा क्लोडिक एग्स एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, डायनासोर बिकेम एक्सटिंक्ट, डायनासोर जो है कब एक्सटिंक्ट हुआ था, तो वो जो एज था वो था आपका क्रिटेशियस। द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स वाज गिवन बाय, ये थ्योरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये थ्योरी के माध्यम से कहा जा रहा है कि किसी भी ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होता है उसके यूज या डिसयूज के आधार पर होता है। कैसे, तो इसके रिगार्डिंग जो है लेमार्क ने एक थ्योरी दिया था, इस थ्योरी को हम लोग जो है लेमार्किज्म के नाम से जानते हैं। लेमार्क ने इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स को देकर के ये कहा था कि आज प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं और उसमें जो भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो हमारे पूर्वजों के माध्यम से, जितने भी हमारे पूर्वज थे या फिर आप यूँ कह लें कि लाखों वर्षों से हमने जिस ऑर्गन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया है वो ऑर्गन हमारे बॉडी का आज परफेक्ट ऑर्गन होता है। यदि हम ब्रेन की बात कर लें तो ह्यूमन का ब्रेन जो है
शुरू से ही जो है काफ़ी ज़्यादा फंक्शनिंग रहा है। और यदि हम बात कर लें ब्रेन की, तो ब्रेन हमारे बॉडी का जो है सबसे ज़्यादा डेवलप ऑर्गन माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने जो है और भी एग्जांपल्स दिए थे। इसके रिगार्डिंग उन्होंने जो मूल रूप से एग्जांपल दिया था, उन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया था। तो जिराफ की यदि हम बात कर लें, तो जिराफ के जो एंसेस्टर हुआ करते थे उनमें जो 4 लिम्स हुआ करता था और उनके जो नेक की जो हाइट हुआ करती थी वो उतनी ज़्यादा अधिक नहीं हुआ करती थी जितने की अभी है। यानी कि उनके पूर्वजों में क्या हुआ करता था, उनके नेक और 4 लिम्स का जो हाइट होता था वो कम हुआ करता था। क्योंकि जिराफ हमेशा पेड़ पौधों की, प्लांट्स की जो है सॉफ्ट लीफ को खाने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए हमेशा उसको सॉफ्ट लिप जो होता है पेड़ों की ऊंचाई पर होते हैं और उन्हें सॉफ्ट लिप को खाने के लिए हमेशा अगले पैर यानी कि 4 लिम्स और गर्दन को ऊंचा करना पड़ता था। और ये टेंडेंसी उनकी आने वाले भी जनरेशन में बना रहा और फलता क्या हो गया, पिछले पीढ़ी की अपेक्षा आने वाले पीढ़ियों में ये इनहेरिटेंस होता गया और आज उसके नेक एवं उसके 4 लिम्स की जो हाइट है वो उसमें काफ़ी वृद्धि हमको देखने को मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने और भी एग्जाम्पल दिया था। स्नेक का एग्जाम्पल दिया था, उसमें पाइथन का एग्जाम्पल। तो पाइथन के जो एंसेस्टर हुआ करते थे उनमें हाइंड लिम्स हुआ करता था, बट उन्होंने बिल बनाने के दौरान उस हाइंड लिम्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और जब वो इस्तेमाल करना बंद कर दिए तो फिर आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन पीढ़ियों में धीरे धीरे हाइंड लिम्स जो है एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन इसका आज भी हमारे पास पाइथन के पास जो है वेस्टिजियल फॉर्म्स इस ऑर्गन का देखने को मिलता है। आज भी पाइथन में क्या है, छोटे से हाइंड लिम्स प्रेजेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, नेचुरल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन अलोंग विथ, देखिए वास्तव में क्या है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है, ये जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, हम सारे बच्चे जानते हैं कि जो ये थ्योरी है वो डार्विन के द्वारा दिया गया था। लेकिन डार्विन से पहले भी जो है इस थ्योरी को जो है एक साइंटिस्ट ने दे रखा था और उस साइंटिस्ट का नाम था अल्फ्रेड रसेल वेलेस नामक जो साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है डार्विन से पहले नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बता रखा था कि भाई नेचर जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है वो ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिस्टेंस होता है लंबे समय तक बना रहता है। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि मूल रूप से जो है ये थ्योरी अल्फ्रेड रसेल वेलेस के द्वारा दिया गया था, लेकिन डार्विन जो है बाद में चल के इन्होंने इसमें अपना नाम भी शामिल किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डार्विन जिस शिप के माध्यम से ट्रेवल किया था, सी वॉयज समुद्री यात्रा किया था, उस शिप का नाम क्या था? तो उस शिप का नाम जो था वो था HMS बीगल। उस शिप का नाम क्या था? HMS बीगल था। ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट? तो ये जो है हर्बर्ट स्पेंसर नामक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन में एक बुक का नाम दे रखा है कि बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक के जो राइटर हैं वो कौन है? जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है ये बुक लिखा गया था एक साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन में 34 में क्या दे रखा है कि इसमें जो है 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। नेचुरल सिलेक्शन है पहला, दूसरा है आपका वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस, और थर्ड की बात कर लेते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड फोर्थ की बात कर लेते हैं तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसमें से बता रखा है, पूछा जा रहा है कि इसमें से जो कौन सा सीक्वेंस है वो सीक्वेंस सही है। तो जो 1 2 3 जो सीक्वेंस है वो इसका सही सीक्वेंस है। तो पहले नेचुरल सिलेक्शंस, उसके बाद वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस, फिर थर्ड नंबर में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और फोर्थ की हम बात कर लेते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर हम लोग चलते हैं। चलिए, सम ऑफ ऑल द जीन्स इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ जीन पूल। आइए इसके रिगार्डिंग 2-3 टर्म्स हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसा टर्म्स क्या है इसको समझिए। पहला जो टर्म्स है वो है जीन। ठीक है, जीन क्या होता है? द पार्ट ऑफ DNA विच कंट्रोल्स स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दैट इज कॉल्ड अ जीन। जो दूसरा टर्म है वो है जीनोम। जीनोम क्या होता है? किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में पाए जाने वाले जो टोटल नंबर ऑफ जो जीन्स होते हैं उसको हम लोग जीनोम कहते हैं। वही यदि हम बात कर लें जीन पूल की बात कर लें तो जो जीन पूल होता है किसी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले जो टोटल नंबर ऑफ जो जीन्स होते हैं उसको हम लोग जीन पूल कहते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, नेचुरल सिलेक्शन का जो यूनिट होता है वो इंडिविजुअल को मानते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। एडेप्टेशन ऑफ ए स्पीसीज इट्स। एडेप्टेशन ऑफ ए स्पीसीज की बात कर रहा है तो जो किसी भी जाति का जो एडेप्टेशन होता है
वो हेरिडिटरी होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, हेरिडिटरी होता है। आइए, इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो है होमो इरेक्टस के पास था? तो होमो इरेक्टस के पास जो था, इसमें से उसके पास ब्रेन का जो साइज़ था वो बड़ा था। लगभग उसके ब्रेन का जो कैपेसिटी था वो लगभग 900 कैपेसिटी था, 900 सीसी था। ये लगभग मांस खाया करते थे और ये आज से लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे। और इनका जो इवोल्यूशन हुआ था वो किससे हुआ था? होमो हैबिलस से हुआ था। इसका मतलब है कि जो चारों के चारों जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें से सही है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहा जा रहा है कि इन मलेरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज इन द ब्लड टू कॉज सीवियर चिल। आपको पता होगा कि मलेरिया जो डिजीज़ है वो एक प्रोटोजोन्स डिजीज़ है। इसका जो पैथोजेंस है वो है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के कई स्पीसीज, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये सारे के सारे जो स्पीसीज हैं ये मलेरिया नामक डिजीज़ क्रिएट करते हैं। लेकिन यदि हम बात कर लेते हैं तो प्लाज्मोडियम का जो लाइफ स्पान होता है वो 2 होस्ट में पूरा होता है। पहला होता है फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो में, और दूसरा की हम बात कर लेते हैं तो दूसरा होता है होस्ट लाइफ ह्यूमन होता है। जब कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो हेल्दी ह्यूमन को बाइट करती है तब क्या होता है कि मॉस्किटो के सिलेब्री ग्लैंड से प्लाज्मोडियम नीचे उतर करके ह्यूमन के ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ह्यूमन के ब्लड में मिक्स होने के बाद ह्यूमन के आरबीसी पर अटैक करता है। जब आरबीसी पर अटैक करता है तब जाकर के यहाँ एक टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन सेक्रेट होता है, और इसी हीमोजोइन के सेक्रेशन के कारण हमारे बॉडी में मलेरिया के सिम्टम्स दिखते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़ बीन यूज्ड एज ए वेपन इन बायोलॉजिकल वार, यहाँ पर वार होगा, ये ई नहीं होगा यहाँ पर। बायोलॉजिकल वार कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो एंथ्रेक्स डिजीज़ को जो है हम लोग बायोलॉजिकल वेपन के नाम से जानते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें। इफ़ ए पर्सन शो प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस इन हिज बॉडी द चांसेस आर दैट ही हैज़ गॉट एन इन्फेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इंटरफेरेंस की यदि हम बात कर लेते हैं तो जो भी हमारे बॉडी में वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होता है, जब वो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या होता है, इंटरफेरॉन नामक जो केमिकल्स होता है इसको रिलीज करता है, ताकि जो अनअफेक्टेड सेल्स हैं जिसमें अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो इन्फेक्शन से, फर्दर इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो इन्फ्लुएंजा होगा, बिकॉज इट्स पैथोजन इज वायरस। आइए अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज्ड फॉर। ट्रिपल एंटीजन किसको कहते हैं? तो आपने नाम सुना होगा डीपीटी। डीपीटी का जो वैक्सीन होता है ये ह्यूमन को 3 डिजीज से बचाता है। डी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, ठीक है, एंड पी स्टैंड्स फॉर पर्टिसिस, एंड टी स्टैंड्स फॉर टिटनेस। यानी कि 3 डिजीज से बचने के लिए हम लोग जो है एक वैक्सीन को लगवाते हैं और वो वैक्सीन है डीपीटी। इसका मतलब है कि डीपीटी जो है 3 डिजीज से हमें प्रिवेंट करता है, हमें सेव करता है, बट उसमें जो है टेटनस टाइफाइड शामिल नहीं है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सेल ऑफ इम्यून सिस्टम कॉज पोर फॉर्मेशन एट द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका जो आंसर होगा वो किलर टी सेल होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिजीज। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो है सारे के सारे ऑप्शंस में वायरल डिजीज है। तो आप जानते हैं कि कॉमन कोल्ड जो होता है राइनो वायरस के माध्यम से होता है, और एड्स जो होता है वो HIV वायरस के माध्यम से होता है। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन अभी आपको दिख रहे हैं, पहले वाले जो थे वो चैप्टर 7 के थे, और अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो चैप्टर 8 का है। द लेटर टी, जो टी लेटर होता है टी लिम्फोसाइट में, वो किसको रेफर करता है? तो आपको पता होना चाहिए जितने भी लिम्फोसाइट होते हैं हमारे बॉडी में उन सब का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। बट कुछ लिम्फोसाइट ऐसे होते हैं जो मैच्योर होते हैं, कहाँ चल करके वो थाइमस में आकर के मैच्योर होते हैं, लेकिन जो बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं उसको हम लोग बोन बी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। एन एलर्जिक रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय एंटीबॉडीज। तो इसमें से कौन सा एंटीबॉडी ऐसा है जो एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एंटीबॉडी IgE होता है ये एलर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें से, मेजर फैगोसाइटोटिक सेल्स, यानी कि ऐसा कौन सा सेल है जो कि सबसे बड़ा फैगोसाइटोसिस का काम करता है? तो वो है हमारा मैक्रोफाजेज, जो कि ब्लड में आने वाले जो भी माइक्रोब्स होते हैं उसको फैगोसाइट करने का काम करता है। आइए
टी सेल्स का जो है इसमें लाइफ पूछ रहा है, तो ये लगभग इसमें जो है आपको जो है 4 से 5 वर्ष होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेलुसिनोजेन, इसमें से जो है चरस, भांगा और मैरिजुआना सारे के सारे जो हैं वो हेलुसिनोजेंस हैं। एम्फेटामिन्स को हम लोग जो है इन तीनों नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। एम्फेटामिन्स को हम लोग जो है इन तीनों नाम से जानते हैं, इसको पेप पिल्स के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा जो है एंटी स्लीप ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं, और स्पीड अपर्स के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। एकिडना की बात करते हैं तो आपको जानता है, आप लोग जानते हैं कि एकिडना जो होता है एक तरह से एग लेइंग मैमल्स है। हम जानते हैं कि जितने भी मैमल्स होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, बट एकिडना एक ऐसा मैमल्स है जो कि अंडे भी देते हैं, और जब उसके बच्चे अंडे से बाहर आते हैं तो उसको वो मिल्क फीडिंग भी करता है। इसका मतलब है तो ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, और ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैथोजन ऑफ स्मॉल पॉक्स। पैथोजन ऑफ स्मॉल पॉक्स यहाँ पर ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो पैथोजन ऑफ स्मॉल पॉक्स जो होता है एक वायरल डिजीज है, और ये जो है वेरियोला नामक वायरस के माध्यम से होता है। पैथोजन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो आप जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का जो पैथोजन है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो जो टोबैको का जो मेन कंपोनेंट होता है, केमिकल कंपोनेंट, वो निकोटीन होता है। अगला क्वेश्चन जो है मलेरिया पैथोजन। मलेरिया का जो पैथोजन होता है वो प्रोटोजोआ होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोआ की यदि हम बात कर लेते हैं तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये चारों के चारों जो स्पीसीज होते हैं वो मलेरिया डिजीज क्रिएट करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 56। द ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड बाय टेकिंग एल्कोहल इन एक्सेसिव अमाउंट। अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल लेने से हमारे बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो कि अफेक्टेड होता है, तो वो होता है लीवर। आइए लास्ट पेज है इसका। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज्ड फॉर, जस्ट मैंने बताया था अभी आपको, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं है। जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन होता है वो टाइफाइड के लिए नहीं होता है, बाद बाकी डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस तीनों के लिए होता है। पीसीआर मेथड क्या होता है? पीसीआर मेथड जो होता है वो डीएनए के कल्चर के लिए जरूरी होता है। पीसीआर मेथड के माध्यम से हम लोग जो है किसी भी डीएनए सैंपल का बिलियंस ऑफ कॉपी तैयार करते हैं, और रोगों के लक्षण दिखने से पहले ही हम उस डिजीज़ का लक्षण पता कर लेते हैं और उस डिजीज़ के बारे में जानकारी पता कर लेते हैं। HIV अटैक्स ऑन फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। HIV जो होता है इनमें से किस सेल पर अटैक करता है, तो वो अटैक करता है टी हेल्पर लिम्फोसाइट पे। एलिफेंटिसिस की बात कर लें, अगले क्वेश्चन एलिफेंटिस, जिसको लोग फ्रेडिएसिस के नाम से भी जानते हैं, हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। तो 2 वर्म्स हैं, एक है उचरेरिया ब्रैंकोप्टी और है उचरेरिया मेलाई। ये दोनों के दोनों वर्म्स जो होते हैं एडिज मस्कीटो के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और ये जो है एलिफेंटिसिस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टेड बाय पीसीआर। पीसीआर टेक्निक के माध्यम से किसकी जांच होती है, तो कैंसर की जांच होती है। CAN होगा, यहाँ पर CA होगा, ठीक है, CNCER, कैंसर की जांच होती है। ऑन्कोलॉजी किसके स्टडी को बोलते हैं, तो आप जानते हैं कि ऑन्कोलॉजी जो होता है वो ट्यूमर के स्टडी को हम लोग बोलते हैं। ट्यूमर क्या होता है, तो कैंसर के जो सेल होते हैं उसी कैंसर के सेल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कैंसर होगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज़ बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, तो हम बात कर लें टाइफाइड की बात, तो टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, और डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया के माध्यम से, न्यूमोनिया तो आप जानते ही हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लुएंजा जो है ये जो डिजीज़ है ये वायरल डिजीज़ है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। इसमें से कौन सा जो है वायरल डिजीज नहीं है, तो डिप्थीरिया जो है वो वायरल डिजीज नहीं है। एड्स दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो एड्स दिवस हम लोग मनाते हैं 1 दिसंबर को मनाते हैं। हीरोइन जो एक ड्रग्स है जिसको हम लोग मॉर्फिन के नाम से जानते हैं, जिसका केमिकल नेम डायसेटिल मॉर्फिन होता है, इसको हम लोग जो है एक फैमिली है जिसका नाम है पेपाबरेसी फैमिली। इसी फैमिली का एक प्लांट है, एक मेंबर है जिसका नाम है पॉपी प्लांट। इसका नाम क्या है, पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पेपावर सोमनिफेरम। इसी प्लांट से हम लोग जो है इसी प्लांट के लेटेक्स से हम लोग जो हीरोइन ड्रग्स की प्राप्ति करते हैं। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, जो नेचुरल सिलेक्शन नामक जो थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर CH होगा, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, CH, ठीक है, CHARL, ठीक, ये CHARLES, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था।
तो आज के लेक्चर में इतना ही एमसीक्यू, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हम लोग मिलते हैं फिर किसी अन्य लेक्चर के साथ, जिसमें हम आपके जो बचे हुए जो भी चैप्टर के एमसीक्यूज हैं सारे क्वेश्चन को हम आपको जो है बता देंगे। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी।